हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका सेमेस्टर 4 में एग्जाम होने वाला है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी कि एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन के ऊपर, जहां पे हम समझेंगे कि वेज रेट, ठीक है, प्राइजेस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है और कुछ टेक्निकल चीजों को जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 और यहां जाके व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आते हैं कंसेप्ट पे। तो पहले मैं क्या समझना है कि वेज, प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन होता है, इसकी थोड़ी बहुत बात हमने प्रीवियस वीडियोस में भी की थी। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और शेयर कर देना उन बच्चों में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट या फिर सेम सेमेस्टर का, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। तो देखो जो W है, जो हमारा वेज रेट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है इन सबके रिस्पेक्ट में, वो ये होता है वेज रेट इक्वल्स टू पीई। पीई का यहाँ पे मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, मतलब इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। फिर हमारा जो रिलेशन होता है वो यू हमारा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जेड हमारा क्या होता है, अदर फैक्टर्स, ठीक है। और आज की राइटिंग तो मेरे एक नंबर की देखो छोटी लग रही है भाई, ध्यान रखना। राइटिंग हो जाता है थोड़ी छोटी लग रही है क्योंकि मार्कर नया था, अगर बात समझ में, बाकी राइटिंग नंबर की लग रही है मुझे ज्यादा अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो डब्ल्यू हमारे पास क्या है, नॉमिनल वेज रेट, पी क्या है हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, यू है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जेड हमारा क्या है, अदर वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स। इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं की थी जो कि हम आज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। दो तरह के वेज रेट होते हैं, एक होता है हमारा नॉमिनल वेज रेट, एक होता है रियल वेज रेट। और मैं दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझाता हूं। सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं कि ना किसी की इनकम पहले थी 500 रुपए पर डे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए पर डे अगर उसकी इनकम है, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली उसकी इनकम में चेंज आया, कितने परसेंट का, 20% का। सब जानते होंगे, उम्मीद है 500 का 20% होता है 50, 100 रुपए, तो कितना हो जाएगा इनकम, अब नई इनकम हो जाएगी 500 प्लस में 100, 600 रुपए। मैंने कोई दिक्कत नहीं, चलो इनकम तो बढ़ गई। इसका मतलब क्या बंदे को खुश होना चाहिए? नहीं, ये नॉमिनल वेज रेट है। मतलब नॉमिनल वेज रेट क्या होता है, ठीक है, अभी समझाता हूं। तो इनकम तो बढ़ गई, लेकिन जो मार्केट में इन्फ्लेशन है वो भी सेम रेट से बढ़ गया, वही 20% से बढ़ गया। यानी कि अब क्या उसकी इनकम में कोई फर्क पड़ा? नहीं, उसकी इनकम तो बढ़ी लेकिन खर्चे भी सेम लेवल से बढ़ गए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉमिनल रेट से इनकम तो बढ़ी, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉमिनल रेट से, अरे होता है रियल रेट। अब रियल वेज रेट क्या होता है कि इनकम तो बढ़ गई लेकिन खर्चा उतने से नहीं बढ़ा, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या रहा, कम रहा। या फिर अगर मान लो कि इनकम बढ़ी 20% से, लेकिन अगर इन्फ्लेशन आया 4% का, 5% का, तब भी तो 15-20% तो राइज आया ना इनकम में, तो वो उसे क्या हो जाएगी, रियल वेज रेट। आई बात समझ में? तो यानी कि जब भी हम इनकम लेवल की बात करें मार्केट में प्राइस लेवल के हिसाब से, तो हम क्या बोलते हैं, रियल वेज रेट। लेकिन जब हम सिर्फ इनकम लेवल की इंक्रीमेंट देखें तो हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वेज रेट। मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आज से 20, 25, 30 साल पहले चलाता हूं तो उस टाइम लोगों की इनकम बहुत कम होती थी, 1000 रुपए, 500 रुपए ऐसी इनकम होती थी पर मंथ की, बता रहा हूं ये मैं, पर डे की नहीं, पर मंथ की। आई बात समझ में? लेकिन जैसे से टाइम आ गया, अगर आज की इनकम देखोगे तो लोगों की कितनी होती है, मिनिमम 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे इनकम मिलती है लोगों को। आई बात समझ में? तो जब इनकम रेट में इतना इंक्रीमेंट आया तो ये क्या क्या वो रिच हो गई? नहीं, वो रिच नहीं हुई, इसे बोलते हैं नॉमिनल रेट इनकम बढ़ी है, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। और महंगाई को कोप अप करने के लिए कुछ तो चाहिए ना हमारे पास, ठीक है। तुम क्या यूज करेंगे उस टाइम पे, अपना इनकम लेवल। तो अगर महंगाई किसी रेट से बढ़ रही है तो इनकम का बढ़ना भी क्या है, बहुत जरूरी है, वरना लोग चीजें परचेज ही नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो इस चीज के लिए जब महंगाई बढ़ती है ना तो लोगों का इनकम लेवल ही बढ़ता है। फिर मैं यही बोल सकता हूं कि जब इनकम लेवल बढ़ता है तो महंगाई का लेवल भी अपने आप ही बढ़ता है। आई बात समझ में? तो चलो फिर यहाँ पे देखते हैं इन चीजों को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल विल इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस। जब मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ता है तो नॉमिनल वेजेस बढ़ती है। फिर मैं यही बोल सकता हूं कि अगर नॉमिनल वेज बढ़ी है तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है उसको हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ा है तो नॉमिनल वेजेस भी बढ़ेगी, या फिर मैं कहता हूं नॉमिनल वेजेस बढ़ी है तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन। किस प्रोपोर्शन में? सेम प्रोपोर्शन में एज द रियल वेजेस, ठीक है। अब एज द रियल वेजेस व्हिच विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन रियल वेजेस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वर्कर्स ऑब्जेक्टिव।
वर्कर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या वर्कर्स को खुश होना चाहिए जब उनका नॉमिनल वेज रेट बढ़ जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉमिनल वेज रेट बढ़ने से उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से हम लोग खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि जब मैं परचेज ज्यादा कर पाऊंगा तो हमारी सोच क्या होती है, हम ज्यादा सेटिस्फाई हो पाएंगे, हम ज्यादा खुश हो जाएंगे जब हमारी इनकम का लेवल रियल टी में बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वर्कर का, तो वर्कर्स ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गेट हायर नॉमिनल वेज रेट बट टू गेट अ हायर रियल वेज। ठीक है, हायर रियल वेज रेट मतलब क्या? वो चाहते हैं उनका हायर तो हो पर क्या? रियल वेज रेट, ना कि नॉमिनल वेज रेट। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड विद द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वेज दे रिसीव। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके बाद जो वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे ना वो ज्यादा कर पाएंगे। किसके हिसाब से? अगर उनकी रियल वेज रेट बढ़ी है नॉमिनल वेज रेट के हिसाब से, तो जब नॉमिनल वेज रेट बढ़ेगा तो वो सेम लेवल पे कंजप्शन कर पाएंगे, लेकिन अगर रियल वेज रेट बढ़ रहा है तो वो बड़े लेवल पे कंजप्शन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, W इज नॉमिनल वेजेस, W बाई P क्या हो जाएगा हमारा? रियल वेजेस। तो W हमारा क्या है? नॉमिनल वेजेस। अब नॉमिनल वेजेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस के से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। लेकिन जब भी हम वेजेस की बात करें प्राइस लेवल के हिसाब से, हम क्या बोलते हैं? रियल वेजेस, कि हाँ अब सही में इनकम बढ़ी है ना। सपोज करो आपकी इनकम 500 से 1000 हो गई, ठीक है, डायरेक्टली क्या हो गई? डबल हो गई। क्या इन्फ्लेशन डबल होगा? नहीं, 7% से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, 8% से 10% से बढ़ सकता है। तो इस टाइम पे आपकी क्या बढ़ी है? रियल वेज रेट भी बढ़ी है, यानी कि अब आपका परचेजिंग लेवल बढ़ गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो अब आता है हमारा बी पॉइंट। तो ए पॉइंट में डिस्कस कर लिया था, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। दूसरा क्या आता है? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या इफेक्ट होता है? एक सिंपल सी बात है, जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा ना, लेबर को उतना ही एक्सप्लॉइट किया जाएगा। किसी भी कंट्री का बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट या तो एक लिमिट में हो या कम हो, तभी लेबर्स को बेनिफिट मिलता है। इसी पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल डिक्रीज द वेजेस। वेजेस को डिक्रीज कर देगा। ऐसा क्यों होता है? सपोज करो अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई और लगातार बढ़ती चली जा रही है, अब इसमें होगा क्या? एक प्रोड्यूसर्स के पास ऑप्शंस होंगे कि वो कम से कम रेट पे क्या करे? चीजों को परचेज कर ले, है ना। मतलब क्या? लेबर्स को रख ले। अब उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गए, क्योंकि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सबको जॉब चाहिए, सबको काम चाहिए। तो जब इतने बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लेबर्स क्या सोचते हैं कि इसके बजाय मैं काम कर लूं, थोड़ा कम पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? तो कोई अगर 1000 रुपए ले रहा है किसी सेम काम के, तो दूसरा 800 रुपए ले सकता है, कोई तीसरा 500 रुपए में कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? लगातार मार्केट में वेज रेट कम आता रहता है। उम्मीद आप इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसी बात को हमने यहाँ पे क्या लिखा? एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल डिक्रीज द वेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब यहाँ पे क्या होता है? उल्टा भी हो सकता है इसका। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा कम है तो वेज रेट उतना ही फालतू होगा। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में मेनली वेज रेट जो है वो एक या तो नॉमिनल होता है, फिर बहुत कम होता है, मतलब बिल्कुल कम है, ठीक है, या फिर बिल्कुल लो लेवल पे है। लेकिन अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, जैसे अमेरिका हो गया या फिर लंदन हो गया, ठीक है, यूके हो गया, इन सब की अगर मैं कंट्रीज की बात करूं, इन सारी कंट्रीज में क्या होता है? लेबर की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, लेबर काफी महंगी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा कम होता है तो सिंपल सी बात है, लेबर्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे, और जो बहुत मुश्किल से मिलेंगे यानी कि लेबर की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, लेकिन लेबर मिल नहीं रही है, और जब डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या रखेंगे? वो हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई का रूल ही काम करता है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा हमने टेक्निकल लेवल पे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो हमने क्या देखा? तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज द वर्कर्स बार्गेनिंग पावर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती है तो वो डिक्रीज करते हैं किसको? वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर को। वो बार्गेनिंग कर ही नहीं पाते कंपनी के साथ। तो कंपनी क्या बोल दी? उसने बोला कि मुझे ये वेज रेट चाहिए, बोल तेरे को नहीं करना, काम मत कर, कोई दूसरा बंदा आएगा वो करके जाएगा काम, कोई तीसरा आएगा वो कर देगा काम। तो इस तरीके से बार्गेनिंग पावर वर्कर्स की बिल्कुल ही कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। रिड्यूसिंग देयर वेज लेवल, साथ साथ उनका वेज लेवल भी क्या होता है? गिर जाता है। अ हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी वेजेस। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, क्या हो? बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वो एक चीज को और रिड्यूस करता है, वो क्या है? एफिशिएंसी वेजेस। जिनको नहीं पता एफिशिएंसी वेज क्या होता है बता देता हूं। एफिशिएंसी वेजेस का मतलब क्या होता है? कई बार जो कंपनीज हैं वो अपने वर्कर्स को खुश करने के लिए एडिशनल पेमेंट देती है, बोनस वगैरह देती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, ताकि क्यों? ताकि जो एम्प्लॉई है वो उस कंपनी के पास टिक के रहे, ठीक है, उनके लिए क्या हो, वो हमारा फेथफुल हो, एक तरह से अच्छे से काम करे उनके लिए, ठीक है, और उन्हें छोड़ के ना जाए।
क्योंकि ज्यादातर वर्कर्स की सोच क्या रहती है कि मैं यहां से एक्सपीरियंस गेन करूंगा, किसी दूसरी कंपनी में जब बढ़िया ऑफर मिलेगा, ज्यादा प्राइस लेवल मिलेगा, ज्यादा सैलरी मिलेगी, वहां ज्वाइन कर लूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रीवियस कंपनी उसका ध्यान नहीं रखती पैसों के मामले में, सर्विसेज के मामले में। आई बात समझ में? तो इसी बात को हमने यहाँ पे समझा। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी वेजेस भी फर्म जो है वो बिल्कुल ना के बराबर देगी ही नहीं, कहीं कोई नहीं, ये चला जाएगा, कोई और नया बंदा जाएगा इससे कम प्राइस लेवल पे, क्या फर्क पड़ता है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, द अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी वेजेस दैट फर्म्स गिव टू देयर वर्कर्स टू कीप देम कमिटेड, जो उन्हें कमिटेड रखती है, एंड अट्रैक्टेड, तो वो खत्म हो जाएगा टू द फर्म, देयर बाय लोअरिंग वेज रेट। तो वेज रेट क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा मार्केट के अंदर। अब आता है हमारे पास सी। लेकिन ऐसा जब अगर सोचो इसका उल्टा हो, इन सबका उल्टा करके जरूर सोचना, अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, बहुत लो है किसी कंट्री के अंदर, तो वहां पे एफिशिएंसी वेज बहुत ज्यादा मिलता है लोगों को, इंसेंटिव फालतू मिलते हैं ताकि जो वर्कर है, जो इंप्लॉय है, उन्हें छोड़ के ना जाए, क्योंकि छोड़ के जाएंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्योंकि भाई इंप्लॉइज की मार्केट में इंप्लॉइज है ही ना, और अगर इंप्लॉय छोड़ के चले जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? आई बात समझ में? तो इसलिए वहां पे कंट्री से ध्यान रखा जाता है कि इंप्लॉय को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उन्हें अच्छी सैलरी मिले, अच्छी फैसिलिटीज मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और उन्हें छोड़ के ना जाए। आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना। तो वो डिपेंड करता है किस कंट्री में इंप्लॉयमेंट रेट किस लेवल का है। अब आगे समझते हैं। इसके बाद सी में क्या है, अदर फैक्टर्स। तो हम डिस्कस करते हैं अदर फैक्टर को। दो चीज डिस्कस कर ली, वेज रेट का क्या हिसाब होता है यहाँ पे, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या हिसाब होता है। अब हम समझते हैं अदर फैक्टर क्या होते हैं। तो अदर फैक्टर डिटरमाइन वेज रेट इंक्लूड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेस और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। अभी तीन चीजें पढ़नी है हमें। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट होता है, मिनिमम वेजेस का क्या मतलब होता है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। पहले समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। देखो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट उसे बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इतना पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिसके जरिए आप अपने आप को सर्वाइव करवा पाओ। आई बात समझ में? हम आपको काम प्रोवाइड नहीं किया, जैसे हमने एक स्कीम सुनी होगी मनरेगा स्कीम, उसमें होता क्या था कि या तो जो कंट्री गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, वह तो काम प्रोवाइड कर दे, अगर काम प्रोवाइड ना कर पाए तो क्या प्रोवाइड कर दे, पैसा प्रोवाइड कर दे कि उनकी फैमिली को रन करने में उस बंदे को कोई भी दिक्कत ना आए। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पे क्या समझा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू वर्कर्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ऐसे बहुत बेनिफिट होते हैं बिल्कुल भाई, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं टू वर्कर्स हु लूज देयर जॉब, जिन्होंने जॉब खो दी है, ठीक है, एट द गिवन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हायर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस विल इंक्रीज द वेज लेवल। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो बढ़ेगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वेज लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेज लेवल बाय इंक्रीजिंग द बार्गेनिंग पावर, क्योंकि बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। इससे मैं एग्जांपल देता हूं इस बात का। मान लो कई लोगों को काम नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट प्रोवाइड भी नहीं करवा पा रही, तो गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, जब उन्हें गवर्नमेंट फ्री में पैसा दे दिया तो काम करने नहीं जाएंगे। जब वो काम करने नहीं जाएंगे तो मार्केट में एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अब अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहे, उन्हें पैसा मिल रहा है बैठे बैठे, ठीक है। तो बाकी जो अब जो डिमांड करने वाले लोग हैं जो कि वो बहुत कम हो जाएंगे, और जब वो कम हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, अब मार्केट में अनएम्प्लॉयड लोग कम है, जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, जिसकी वजह से क्या होगा, वेज रेट वापस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना इस बात का। तो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हाई होता है तो ध्यान रखना वेज लेवल जो है, फिर वेज रेट लेवल है वो इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस है ना, कई बार गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, कंपनीज के साथ इंटरसेक्ट करती है, फिर मैं बोलता हूँ इंटरेक्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है कंपनी के मामलों में। उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम्हें लेबर को कम से कम इतना पैसा देना ही पड़ेगा, आप इससे कम पैसों में काम नहीं करवा सकते किसी भी तरह के मजदूर से, किसी भी तरह के लेबर से, किसी भी तरह के एम्प्लॉय से। आई बात समझ में? चाहे वो काम स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो, से फर्क नहीं पड़ता, आपको मिनिमम इतनी वेजेस तो उसे देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट क्या आया, एट द इंक्रीजिंग इन मिनिमम वेजेस। तो जब गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को इंक्रीज करेगी तो इंक्रीजेस द वेज रेट, तो वेज रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा एट अ गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो गवर्नमेंट लगा दिया भाई, अगर आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह काम करवा रहे हो, ठीक है, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो मजदूरी वगैरह का हो, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड वर्क क्यों ना हो, आपको मिनिमम इतना पैसों से देना ही पड़ेगा, आप इससे कम पैसों में काम नहीं करवा सकते। फिर क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट, तो एन इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन। तो जब भी एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन इंक्रीज होगा, विच मेक्स इट
डिफिकल्ट फॉर अ फर्म, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। टू ले ऑफ वर्कर्स, कि वो वर्कर्स को क्या कर दे, हटा दे, ठीक है, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते वर्कर्स को। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स, क्यों, क्योंकि अब वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर गवर्नमेंट ने खुद बढ़ा दी है कि अगर कोई आपको इससे कम पैसा प्रोवाइड कर रहा है तो आप चाहो तो उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हो। आई बात समझ में, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो विल ऑल्सो इंक्रीज द वेज रेट, इस तरीके से क्या होगा, वेज रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नोट। अब इसमें क्या है, इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस लेवल विल इंक्रीज इन फ्यूचर, अगर किसी को लगता है कि प्राइस लेवल, अब मैं इन सारे पॉइंट को सम अप कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे हम इस फर्स्ट पॉइंट को वापस एक बार रीड करने वाले हैं। तो इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइस लेवल विल इंक्रीज इन फ्यूचर, अगर किसी भी वर्कर को ये लग रहा है कि प्राइस लेवल अब बढ़ने वाला है, तो वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपने काम के लिए ज्यादा वेज की डिमांड करते हैं। तो मैंने क्या समझाया था, जैसे ऊपर वाले पॉइंट में क्या लिखा था कि एक सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ेगा तो नॉमिनल वेजेस अपना भी बढ़ेगी, यानी कि दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, कंपीट करने वाला काम होता है। एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो, मैंने बात पहले भी डिस्कस की थी, अगर वेज लेवल बढ़ाया गया, अगर वेज लेवल बढ़ेगा तो मार्केट में प्राइस लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, सपोज करो अब वेज लेवल बढ़ाया गया, मतलब जो वेजेस, अब किनको लग रहा है, लेबर्स को लग रहा है कि मार्केट में महंगाई होने वाली है, तो उन्होंने बोला कि हमें तो वेजेस फालतू चाहिए, अब तो वेजेस बढ़ा के दो। और जब वो वेजेस बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंपनी के मालिक के लिए क्या बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि उसे वो सेम चीज बनवाने में ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। जब वो प्राइस बढ़ा देगा तो मार्केट में क्या बढ़ गया, प्राइस लेवल बढ़ गया। आई बात समझ में, तो यानी कि वेज बढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं होता लेबर्स को। इस तरीके से क्या होता है, जब स्टार्टिंग में वेज बढ़ता है तो लेबर खुश हो जाते हैं, अब जो कंपनी के मालिक से वो प्राइस बढ़ा देते हैं तो वापस वो पैसा रिकवर कर लेते हैं। इस तरीके से ना इन्फ्लेशन लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, पहले सैलरी बढ़ती है, फिर चीज महंगी हो जाती है, फिर सैलरी बढ़ती है, फिर चीज महंगी हो जाती है। इसी तरीके से देखो, जो सैलरी देखो, सपोज करो 30 साल पहले सैलरी कितनी कम होती थी, अब कितनी ज्यादा हो गई है। पहले 1000 1,500 सैलरी होती थी, अब कितनी हो गई है, 30,000 40,000 50,000, वो भी कम पड़ते हैं। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से ये काम करता रहता है। तो ये इस पॉइंट में मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइस लेवल विल इंक्रीज इन फ्यूचर, कि अगर प्राइस लेवल फ्यूचर में बढ़ने वाला है, वर्कर्स विल डिमांड अ वेज रेट, तो क्या करेंगे, एक वेज रेट की डिमांड करेंगे, पर कैसा वेज रेट, हायर वेज रेट, दैट इज ट्वाइस देयर करंट लेवल, जो क्या हो, ट्वाइस दुगना हो उन्हें करंट लेवल से। Also from the firm's point of view, if the firm expects that future price level will double, अगर future price level क्या होता है, डबल हो जाता है, they will want to the double the wages they pay to their workers, तो वो भी वेज को डबल कर देते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ, अभी वेजेस फालतू देने पड़ रहे हैं, हम इसका पैसा कहाँ जोड़ देंगे, प्राइस में जोड़ देंगे, और जब प्राइस में एडिशनल पैसा ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से मार्केट में, ठीक है, वेज रेट और प्राइस लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं। पहले वर्कर ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, कोई नहीं, कर लो भाई डिमांड, क्या दिक्कत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, हम प्राइस बढ़ा देंगे, तो आपका इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। इस तरीके से दोनों चीजें बढ़ती रहती हैं, वेज रेट भी और मार्केट में प्राइस लेवल भी। तो उम्मीद है आपको तीनों पॉइंट में रिलेशन समझ में आ गया होगा, और कैसे ये सारे पॉइंट्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वेज रेट को, वो भी समझ में आ गया होगा। और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेज डिटरमिनेशन। फिर भी किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की दिक्कत बचे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके उस डाउट को सोल्व करने की। आई बात समझ में, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अब इसको जो उतारना हो यहां से उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।